मॉर्निंग एवरीवन, आ रही है मेरी वॉइस सबको? कल जेमन वाली असाइनमेंट कर रहे थे, उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट करते हैं अभी हम। मैडम हमने कर लिए हैं, डाउट्स ही हमें। क्या हुआ? मतलब हमने कर लिए हैं आगे, अगर आप डाउट्स बता देंगे तो। भाई ये बस अब फटाफट से ही करनी है, कुछ ज्यादा टाइम लेके नहीं करनी है। जो बाकी की असाइनमेंट है ना, चाहे उसकी डाउट लेके मैं अब जस्ट एक रिटर्न में ही आपको सोल्यूशन भेज दूंगी, ताकि आपका भी टाइम बचेगा। बट आज जो ये स्टार्ट की हुई है, इसको तो कंप्लीट करते हैं फटाफट से। जैसे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16, अपनी असाइनमेंट ओपन कर लो जल्दी से सारे, रीमन वाली असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट आर ऑब्जर्व इन दी रिजल्टेंट रीमन स्पेक्ट्रम इज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की स्टेटमेंट वही सेम है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ वीक मैग्नेटिक फील्ड एटॉमिक हाइड्रोजन अंडरगोज द ट्रांजिशन। तो वो कौन सी ट्रांजिशन कर रहा है? 2p 1/2 से 2s 1/2 तक ट्रांजिशन हो रही है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होने वाली है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हमारे पास मेथड क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ जीमन लाइंस किसके इक्वल होंगी? 2j1 + j2 + 2j1 + 1। मेरे को कोई बताएगा यहाँ पे J1 क्या है और J2 क्या है? J1 1/2, J2 1/2। यस, ये वाला हमारा J1 बनेगा और ये वाला हमारा J2 बनेगा। तो J1 की वैल्यू भी 1/2 है, J2 की वैल्यू भी 1/2 है। तो अब यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1/2 + 1/2 + 2 × 1/2 + 1। यहाँ से बन जाएगा आपके पास 2/2 1 आ जाएगा, और इधर से 1 + 1, तो 2 + 2 4 लाइन्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास से 4 लाइन्स आ जाएंगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने क्या पूछा है? द स्पेक्ट्रल लाइन corresponding टू द ट्रांजिशन। उन्होंने क्या बोला? एक ट्रांजिशन दे रखी है आपको, 2p 1/2। जब वो mj 1/2 से कहाँ तक जा रहे हैं? 2s 1/2। इसका जब mj की वैल्यू -1/2 है, ये ट्रांजिशन हो रही है, इज ऑब्जर्व अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे हमने उन्होंने पूछा हुआ है कि ये सर्कुलरली पोलराइज होगी, अनपोलराइज होगी, लीनियरली होगी, तो क्या होगी? इसके लिए सबसे पहले आपको डेल्टा एमजे का चेंज देखना है। डेल्टा एमजे का अगर आप चेंज देखोगे, ये क्या बनने वाला है? मैम डेल्टा डायरेक्टली एमजे। नहीं रहेगा, आपने बोला था कि जैसे पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिग्मा लाइंस होती हैं, यस, वैसे भी कर सकते हो। वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होती हैं। यस, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, एक तो आप डेल्टा एमजे की वैल्यू से यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे एक आपने ही बताया है कि अलोंग द डायरेक्शन है ना, हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था? बताओगे कोई? एक अलोंग द डायरेक्शन बताया हुआ था आपको, एक Along the direction sigma lines or perpendicular to direction both lines. सिग्मा एंड पाई लाइन। Fine. सिग्मा लाइन तो सर्कुलरली पोलराइज होती है। जी मैम।
जो सिग्मा लाइंस है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है। ये हम लोग चीज क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो पाई लाइंस है वो लीनियरली पोलराइज होती है। अगर मैं अलोंग द डायरेक्शन देख रही हूँ, सिर्फ सिग्मा सिग्मा लाइंस ऑब्जर्व होने वाली हैं। ठीक है, सिर्फ सिग्मा लाइंस दिखने वाली है। तो ये तो चीज मैं आपको ऑलरेडी क्लास में शॉर्ट ट्रिक करवा चुकी हूँ। तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं अलोंग दी डायरेक्शन देख रही हूँ तो मेरे पास सिग्मा लाइन जो दिखती है, मतलब सर्कुलरली पोलराइज लाइट हमें दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? एन एटम विद वन आउटर इलेक्ट्रॉन हैविंग द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L is placed in a weak magnetic field. The number of energy levels into which the higher total angular momentum splits is. अगर उन्होंने बोला है कि अगर L आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो जो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हमने फाइंड करने हैं, जो मतलब जब हम किसी सिस्टम को, किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एमजे वैल्यूज में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इधर पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। बट आपके पास ऑप्शंस भी देखो कैसे दे रखे हैं। एक 2l+2 दे रखा है, बी ऑप्शन 2l+1 दे रखा है, सी ऑप्शन 2l दे रखा है, डी ऑप्शन 2l-1। देखिए, उस क्वेश्चन को करने के लिए अब मान लो आपके पास एल की वैल्यू है 0। ठीक है, उन्होंने बोला है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया गया है एन एटम विद वन आउटर इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मींस 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसका मतलब एस की वैल्यू 1/2 होगी। तो जे की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से? अगर एल को मैं 0 रखती हूँ फर्स्ट केस, तो ये बन जाएगा L-S2L+S। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 0 - ½ 0 - ½ टू 0 + ½ तो जे की वैल्यू आपकी बन गई हाफ। जे की वैल्यू आपकी बन गई हाफ। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने बन जाएंगे? 2J+1। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल लेवल्स कितने बन जाएंगे? 2 × ½ + 1, 2 लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएंगे? 2 लेवल्स आ जाएंगे। तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा देखते हैं, एक दो और करते हैं। अगर मैं एल की वैल्यू 1 रखती हूँ, एस की वैल्यू हाफ ही है। ठीक है, तो जे की वैल्यू आपकी L-S2L+S तक जाएगी। तो यहाँ से जे की वैल्यू एक 1/2 आ जाएगी, एक 3/2 आ जाएगी। तो अगर 1/2 आया तो आपके पास कितने लेवल्स आएंगे? 1/2 आया तो आपके पास लेवल्स आएंगे, लाइक इसमें आ जाएगा 2 × ½ + 1, तो इसमें आ जाएंगे 2 लेवल्स। इसमें देखोगे तो 4 लेवल्स। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें ऑप्शन से मैच करके, जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए को ही देखूं, ऑप्शन नंबर ए को देखूं, अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 है, अगर एल की वैल्यू 0 रखते हो, तो आपके पास क्या बनेगा? एल की वैल्यू 0 रखोगे तो टोटल कितने बनेंगे? 2 लेवल्स आ रहे हैं, और हमारे पास भी 2 लेवल्स ही आ रहे हैं जब एल की वैल्यू 0 है। अगर मैं एल की वैल्यू 1 रखती हूँ तो टोटल 6 लेवल्स आ रहे हैं। अगर मैं एल की वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक है, तो आपके पास कितने लेवल्स आएंगे? 4 लेवल्स। एक मिनट। मैडम डायरेक्टली हो जाएगा ना, जैसे हम लेते हैं कि L+L-1 to L+1/2, L-1/2 to L+1/2 जनरल, अगर L ही लेते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स हम हम्म मैक्सिमम लेंगे 2 × L+1/2 + 1, 2J+1 लगाया मैंने।
जैसे मर्जी कर सकते हो, वैसे आप यहीं से भी अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। तो L0 से ही यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि किसमें नंबर ऑफ लेवल्स आएंगे, तो इसका आंसर 2L+2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है वो 2L+2 ही निकल के आएगा। क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन सभी को कि नहीं? अगर मैं एल की वैल्यूज, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अगर 1s में प्रेजेंट है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, देन आपके पास इधर 2L+2, फर्स्ट ऑप्शन ही अगर मैंने चेक की तो एल की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 × 0+2, तो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है, और आपका आंसर भी टू एनर्जी लेवल्स में ही स्प्लिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज अब ध्यान में रख लो कि अगर आप वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो टोटल जो एनर्जी लेवल्स है, एक तो हमने 2J+1 पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक हमने अभी क्या पढ़ा है, 2L+2 एनर्जी लेवल्स में अगर आपको एल की वैल्यू दे दी जाती है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने बन जाते हैं, 2L+2 एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। ठीक है, 2L+2 एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो, अदरवाइज मैं रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं समझ में आया। चलें आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इन दी नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग ऑफ लाइन एट दी वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ की वैल्यू 643.8 नैनोमीटर, corresponding टू दी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन दे रखी है 1D2251P1। द स्पेक्ट्रोमीटर हैज द रेजोल्यूशन ऑफ 0.01 नैनोमीटर, एक रेजोल्यूशन दे रखी है, रेजोल्यूशन आपको कितनी दे रखी है, 0.01 नैनोमीटर। द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू ऑब्जर्व दिस, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने पूछी है स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, डेल्टा लैम्डा। रेजोल्यूशन, यस, रेजोल्यूशन का मतलब है आपको डेल्टा लैम्डा की वैल्यू गिवन, मतलब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू गिवन है। अब यूनिट से पता चल जाएगा, ठीक है, रेजोल्यूशन जरूरी नहीं है कि आपको वेवलेंथ मतलब डेल्टा लैम्डा ही गिवन हो, डेल्टा ई भी दे सकते हैं, डेल्टा न्यू बार भी दे सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी दे सकते हैं, वो सब कुछ आपको यूनिट से पता चलेगा। यहाँ पे नैनोमीटर लेंथ की यूनिट है, मतलब वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा गिवन होगा, तो हमें ये सारी चीजें गिवन है। अब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू बताओगे कोई, कल भी हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बी बी लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच सी, डायरेक्टली आ जाएगा 0.52 टेस्ला। म्यू लैम्डा बी बी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाय एच सी। जी बस वैल्यू पुट म्यू करनी है, बी इज इक्वल टू 0.52 आ जाएगा। म्यू बी की वैल्यू आपको दे दी गई है क्या इसमें, नहीं, नाइन इधर पॉइंट टू होता सेवन है टेन के बाद माइनस म्यू बी, ट्वेंटी फोर यस, म्यू बी हमारे पास वैसे कितना होता है, E h कट बाय 2m, इन्होंने ई की वैल्यू दे दी है, एच की वैल्यू हमें पता ही होती है, ठीक है, 4 पाई, एम की वैल्यू दे दी गई है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, E h/4 पाई m इंटू बी इंटू लैम्डा स्क्वेयर बाय सी, एच से एच हो जाएगा नीचे कैंसल के, यहाँ से ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्डा स्क्वेयर की, नीचे 4 पाई m c की, ई की वैल्यू लाइक आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी कितना है आपके पास, बी हमने निकालना है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 643.8 नैनोमीटर का स्क्वेयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई 3.14 हो गया, एम की वैल्यू आपको दे रखी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg,
और सी की वैल्यू हमें पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से आपने डेल्टा लैम्डा की भी आपको वैल्यू दे रखी है क्या, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या निकल आएगी, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0.01 नैनोमीटर इंटू 4 × 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 643.8 नैनोमीटर है ये का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके आपके पास 19 0.52 आएगा जीरो मैम। पॉइंट 0.52 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, when a pure element is vaporized and placed in a uniform magnetic field B, it is seen that a particular spectral line of wavelength 1 corresponding to a J1 से लेके J0 तक ट्रांजिशन हो रही है, get split into the three components। ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स में स्प्लिट होता है वो। इट फॉलोज दैट द जी फैक्टर फॉर द ट्रांजिशन J1 से लेके J0 तक इज गिवन बाय। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। मैडम मैंने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, E इज इक्वल टू G mj μ b। तो फिर डेल्टा ई निकाल लिया, SCY λ² इंटू डेल्टा लैम्डा। इस देखो, उन्होंने अभी हमसे जी फैक्टर पूछ लिया। अब जी फैक्टर हमने सिर्फ इसी फॉर्मूले में किया हुआ है, और मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं किया, ठीक है, जिसमें जी फैक्टर आ रहा हो। तो यहाँ से अब हमने अगर डेल्टा की फॉर्म में देखे, क्योंकि इधर सब डेल्टा की फॉर्म में है ना, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी जे डेल्टा एम जी म्यू बी बी। अब हम लोग जब ट्रांजिशंस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेल्टा एम जे की वैल्यू, ट्रांजिशन रूल क्या होता है, डेल्टा एम जे की वैल्यू या तो 0 होती है या फिर होती है +-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने किया है, मैंने डेल्टा की फॉर्म में लिखा है। तो डेल्टा एम जे सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि या तो 0 होगी वैल्यू या +-1। तो 0 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम +-1 लेके चलेंगे। तो डेल्टा ई की वैल्यू मैग्नीट्यूड ले लो, -1 भी हट जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, और डेल्टा ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई को मैं लिख सकती हूँ एच न्यू। ठीक है, और ये डेल्टा ई लिखना है तो एच डेल्टा न्यू। हमने कल किया था ना, न्यू को हमने C/λ लिखा था, ये सबको पता है। डेल्टा न्यू करोगे तो -C/λ² इंटू डेल्टा लैम्डा आ जाएगा, ये भी हम लोग कल कर चुके हैं। ये वाली वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा ई आ जाएगा आपके पास। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रही हूँ HC λ² इंटू डेल्टा लैम्डा, ये बन जाएगी वैल्यू। यही वाली वैल्यू आपने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। HC/λ² इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जी जे म्यू बी बी। तो यहाँ से जी फैक्टर की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, HC इंटू डेल्टा लैम्डा बाय λ² इंटू म्यू बी बी, ये वाली चीज बन जाएगी। मैम किसी ऑप्शन में ना λ² होना चाहिए, मतलब ये गलत लग रहा है ऑप्शन जो है। डी ऑप्शन में λ² आना चाहिए एक्चुअली नीचे। ये ना गलत है, ये मेंशन गलत किया हुआ है इन्होंने, ये मेंशन गलत किया हुआ है इन्होंने। हाँ मतलब डी ये ऑप्शन जो में आए, λ² आएगा।
यस, ये जो चीज है ना, ये जो हमने निकाला है ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शंस में टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, जो हमने आंसर निकाला है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड लिख लिया है सबने? इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, द D1 एंड D2 लाइंस ऑफ। D1 लाइन कब होती है, जब ट्रांजिशन होती है 2P1/2 से 2S1/2 तक। और D2 ट्रांजिशन कब होती है, जब हम लोग 2P3/2 से 2S1/2 तक जाते हैं। विल स्प्लिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसका केस है, ये सोडियम का केस है। सोडियम के केस में D1 4 लाइंस में स्प्लिट होता है और D2 हमारा 6 लाइंस में स्प्लिट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैडम इसमें ना बहुत बार एक रिपीट। मेरे को डाउट है, एक मतलब रिपीट तो हमने बहुत किया है। ये इसमें जी, J1 और J2 क्या लेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड में? J1 J2 हाँ जी मैम। सेकंड में क्या बता लेना दो आप। चाहिए? मतलब अगर हम जैसे आपने लोअर और हायर बताया वैसे ले रहे हैं तो गलत आता है फिर। लोअर और हायर लेते हैं मतलब? मतलब लोअर स्टेट कौन सी होगी, जैसे D2 में कौन सी होगी मैम लोअर स्टेट? जो हम देखते हैं कि हायर L देखते हैं ना, क्योंकि एस तो मैं सेम है बताती दोनों हूँ, का। मैं बताती हूँ, मैंने ना एक चीज वो मैं बताने वाली थी। एक चीज याद रखना, जो सब स्टेटमेंट्स है ना, जो प्रीवियस ईयर, चाहे वो नेट में आए हैं, चाहे गेट में आए, चाहे वो पीजीटी में आए, हर एक में वो क्या चीज लेते हैं, वो ऊपर से हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं लेती हूँ J1 इसको ले लेती थी, J2 इसको लेती थी, बट अब अपना जो हर एक क्वेश्चन है वो उन्होंने ऐसे ही लेके सॉल्व किया हुआ। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसका आंसर इसी वजह से गलत आ रहा था, क्योंकि हर एक का जो स्टैंडर्ड बुक है ना, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे इस ट्रांजिशन को मानते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मानते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ, इसका मतलब ये 2P3/2 स्टेट है और ये 2S1/2 स्टेट है। तो इसको आपने लिखना है J2 और इसको लिखना है J1, कभी आंसर गलत नहीं होगा। ये मैंने आपके सारे असाइनमेंट में क्या, सब स्टैंडर्ड बुक्स में ये चीज चेक की थी कि आपको कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। हर एक में आपको ट्रांजिशन ऐसे ही गिवन होती है, हर एक में ऐसे ट्रांजिशन गिवन होती है। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन आपने ऐसे लेनी है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, वो स्प्लिट तभी होगी अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांजिशन करेंगे। हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आएंगे तो कुछ एनर्जी इमिट होगी। इसलिए आपने अब स्टैंडर्ड बुक्स में ये चीज लेनी है, ये नहीं लेनी है, इसको नोट डाउन कर लो दोबारा से कॉपीज पे। जो कल वाला क्वेश्चन किया था उससे भी फिर आंसर सही आ जाएगा। बट लेकिन मैम फिर मैम हमें वो मैम फॉर्मूलाज देखने की जरूरत नहीं है ना, फिर एल और एस की वैल्यूज हाँ फिर हम तो डायरेक्टली। देखनी यस, नहीं। यस डायरेक्टली जो कल करेंगे। वाला, जो आपने कल वाला क्वेश्चन छोड़ा था, फिर तो वैसे हमने इसी भी यहाँ पे किया था, वो जो भी बताया आपने, तभी वो आंसर सेम आ रहा था। यस, मैंने कल बुक्स चेक की थी, जो स्टैंडर्ड बुक्स मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी है ना, वो सब ऐसे ही लेके चलते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। तो अब आपने कुछ नहीं सोचना, आंखें बंद करके भी अब आपने बोल देना है, कभी आंसर गलत नहीं होगा आपका। ऊपर से नीचे की तरफ ही ट्रांजिशन करनी है आपने। ठीक है, अगर आप इस वाले क्वेश्चन में भी देखोगे, इसको आपने लेना है J2, इसको आपने लेना है J1। सभी में ऐसा करना ना मैम। सभी में ऐसा करना है, सभी में। जैसे कल हमारे पास था ना एक क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं है कौन सा था। यस, क्वेश्चन नंबर 10th था। क्वेश्चन नंबर 10th में ऐसी ट्रांजिशन दी हुई थी उन्होंने, 2D5/2 से 2P3/2 तक हो रही है। तो
हमने बस इतना याद रखना, हायर से लोअर की तरफ ट्रांजिशन होनी है, सिर्फ इतना फंडा है। हायर से लोअर की तरफ ट्रांजिशन होनी है, इसका मतलब ये हमारा हायर स्टेट है तो J2 है, ये लोअर स्टेट है तो J1 है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ लाइंस बन जाएंगी आपकी 2J1 + J2 +2J1 + 1। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3/2 +5/2 +2 × 3/2 +1। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास 4, यहाँ से बन जाएगा 4, 8 आ जाए। एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? मिनट, तो 2D 5/2 8। अच्छा ठीक है, मैं सोच रही 4 + 4 कर दिया, 12 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आ रहा था इसका करेक्ट। तो हर एक क्वेश्चन में अब आपने कुछ नहीं सोचना, हर एक क्वेश्चन में हमने ऐसा ही करना है कि हायर से लोअर की तरफ ही ट्रांजिशन गिवन होगी आपको। कभी लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो कोई एनर्जी एमिट नहीं होगी ना। तो स्पेक्ट्रम तब शो होता है जब हम लोग हायर से लोअर की तरफ आते हैं। तो इस चीज को अब लिख लो कॉपीज पे, ठीक है? जो भी आपने पीछे किया है उसके साथ ये वाली चीज मेंशन कर लेना। लेकिन मैम बाद एनर्जी, अगर एनर्जीज पूछी हो ना लेवल, तो क्या करना है फिर हमने? जैसे एनर्जी पूछी हो, किसकी बड़ी, किसकी ज्यादा है और किसकी कम फिर है, तो आपको अपना ही मेथड लगाना है जो हमने बताया हुआ है मैंने। तो फिर उसमें तो फिर मतलब जो डी वाला है वो लोअर स्टेट आएगा और पी वाला हायर आएगा ना। हम्म। अगर एनर्जी पूछिए फिर आप अपना ही मेथड लगाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में क्या है? इन जीमन इफेक्ट अ स्पेक्ट्रल लाइन अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट इनटू मोर देन 3 components because of energy level split into 2J + 1 in the magnetic field delta Mj is equal to 0 and ±1 no longer holds वेरिएशन ऑफ लैंडेज फैक्टर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 22 का किया है किसी ने? एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2J + 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें? कर लो रीड, रीड जी जल्दी की से। वैल्यू जी की वैल्यू चेंज हो जाती है हम वैसे, आई थिंक। देखो, यहाँ पे हमें एक एक्यूरेट सा आंसर निकालना है। जैसे मैं इसके ऑप्शंस लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि जो एनर्जी लेवल्स स्प्लिट इनटू स्प्लिट इनटू 2J + 1 लेवल्स। ठीक है। अब हम लोग सोचे ऑप्शन ए। अब हम लोग तो कर चुके हैं कि जो जे है वो 2J + 1 वैल्यूज में ही तो स्प्लिट होता है, बट इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है आपको कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग है। वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो ये रिजल्ट सही है, बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए 2J + 1 में स्प्लिट नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो जे ही नहीं होता, क्योंकि उसमें एलएस कपलिंग ब्रेक हो जाती है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिजल्ट सही नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं बी की, इसमें क्या है? इन मैग्नेटिक फील्ड
डेल्टा एम जे 0 ± 1 नो लॉन्गर होल्ड, ये भी गलत है। ये तो होल्ड करता ही है। ठीक है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग की बात करो चाहे आप वीक की बात करो। ठीक है, तो ये वाला चीज भी आपकी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, वेरिएशन ऑफ लैंडेज जी फैक्टर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्योंकि मान लो आपके पास एक स्टेट है डेल्टा टू ई एस की वन बात बाई की है ना टू मैम? यस, एक 2p1/2 है। तो इसके लिए जी की वैल्यू कुछ और आएगी, इसके लिए जी की वैल्यू कुछ और आएगी, इसका मतलब वेरिएशन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि सी करेक्ट हो चुका है। इस क्वेश्चन में डाउट हो किसी को? इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इन द जीमन इफेक्ट द लाइट emitted along and perpendicular to applied magnetic field are। अगर हम लोग along the फील्ड देखते हैं, लॉन्ग दी फील्ड देखते हैं, तो हमारे पास कौन सी होती है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट निकलती है। जी मैम। ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट निकलेगी। अगर हम लोग परपेंडिकुलर टू दी बी देखते हैं, देन हमारे पास सर्कुलर एंड लीनियरली पोलराइज्ड होती है मैम, दोनों ही। कौन सी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लीनियर होती है? वह है मैम आपने। नहीं, आपने क्या लिखवाया था इधर, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देखते तो सिग्मा एंड पाई लाइन तो नहीं निकलती? सिग्मा एंड मैंने पाई मैच किया लाइंस था। निकलती। फिर सर्कुलर एंड लीनियरली पोलराइज लाइट फिर दोनों ही निकलेंगी ना? ओके ओके। समझे क्या, मतलब अगर मैं अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड देखती हूँ तो हमारे हाँ पास क्या दोनों दोनों निकलती होगी, है, यस यस दोनों होगी। पाई लाइन से निकलती है। अगर मैं परपेंडिकुलर टू देखती हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बी देखती हूँ, देन आपके पास सिग्मा एंड पाई लाइंस निकलेंगी। और आपको पता है कि सिग्मा लाइंस सर्कुलरली पोलराइज लाइट होती है और जो पाई लाइंस है वो लीनियरली पोलराइज लाइट है। एक ही चीज लिखी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग अलोंग द फील्ड देखेंगे तो सर्कुलर आएगा, अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो लीनियरली पोलराइज लाइट। तो दोनों तरह की निकलेंगी, सर्कुलर एंड लीनियरली पोलराइज लाइट, दोनों ही तरह की आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, सर्कुलर एंड लीनियर दोनों ही तरह की आ जाएगी फील्ड लाइन बाहर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये लिख लिया स्लाइड सबने? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। In the normal Zeeman effect experiment using a magnetic field of strength B की वैल्यू दे रखी है आपको 0.3 टेस्ला। The splitting between the मैम वो ये component, क्वेश्चन आपने 3-4 बार करवा दिया अभी, मतलब डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन बी अपॉन एस सी इंटू लैम्डा स्क्वायर। splitting between the components of a 660 nanometer spectral line is।
स्प्लिटिंग मतलब वही हमने डेल्टा लैम्डा निकालना है। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 660 नैनोमीटर। तो यहाँ से हमारे पास अब तो आपको ये पता ही चल गया होगा, याद ही हो गया होगा फॉर्मूला। म्यू बी पता है, बी पता है, एच पता है, सी पता है, लैम्डा पता है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना। कितनी आई है वैल्यू अगर किसी ने सिक्स कैलकुलेट पॉइंट की है? वन 6.1 पाइकोमीटर। 1 पिकोमीटर, ये आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको सभी कैलकुलेट कर लेना जिसने नहीं किया है ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है? एन atomic spectral line is observed to split into 9 components due to Siemens shift if the upper state of, ये शायद मेरे को लगता है कल भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। अगर अपर स्टेट उन्होंने दे रखी है 3D2 है और लोअर स्टेट हमें फाइंड करनी है, बट उन्होंने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स है वो 9 है। जीमन कंपोनेंट्स वो हमें कितने दे रखे हैं? 9। और वैसे होते क्या है? 2J1 प्लस J2 प्लस 2J1 प्लस 1। अपर स्टेट इसका मतलब J2 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, J1 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? 2 वन आ जाएगा। ये बन गया प्लस 2J1 प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 2J1 प्लस 4 बन जाएगा 2J1 प्लस 1। तो यहाँ से बन गया 4J1 प्लस 5। 9 - 5 = 4J1। ये बन गया आपका 4। तो J1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1। तो ऑप्शन चेक करोगे, J1 की वैल्यू 1 दो स्टेट में आ रखी है। क्या आपको ऑप्शंस दे रखे हैं? ए ऑप्शन दे रखा है 3F2, बी ऑप्शन दे रखा है 3F1, सी ऑप्शन दे रखा है 3P1, डी ऑप्शन दे रखा है 3P2। तो J1 की वैल्यू 1 इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकते। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? अब आपको चेक करनी पड़ेगी एनर्जी कि किसकी लोअर एनर्जी होगी। इन दोनों में से किस स्टेट की एनर्जी क्या मैम होगी? एनर्जी चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। फिर क्या चेक करोगे? मतलब ऐसे तो एनर्जी फिर एफ की आनी चाहिए ना, लोअर, हायर वैल्यू ऑफ एल, क्योंकि एस तो अच्छा, इक्वल है। पर हाँ ठीक है, उससे तो होगा नहीं, फिर भी नहीं हाँ, होगा। 3P1 नहीं होगा फिर आंसर। 3P1 कैसे लिखा आपने आंसर? तो मैम जैसे आपने बोला ना अभी कि हायर और लोअर मानने हैं, पीछे भी हम जैसे वही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अगर हम हायर एल लेके चलते हैं तो फिर बी आंसर बनेगा। और जैसे आपने पीछे बताया ना कि सभी स्टैंडर्ड बुक में ऐसे किया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर 3P1 बनना चाहिए। सेम मेथड, आपने जो मेथड है ना वो सेम ही रखना है कि हम लोग हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं सब में। हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की है ना, ऊपर वाले की एनर्जी हायर मतलब लोएस्ट होती है और नीचे वाले की क्या होती है? हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास दो एनर्जी लेवल्स है। तो इसकी अब आपने देखनी है कि किसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? जिसके लिए आपके पास एल की वैल्यू क्या होगी? लोएस्ट होगी। ठीक है, जिस हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? जिसकी एल की वैल्यू क्या होने वाली है? लोएस्ट, क्योंकि जे भी सेम हो गया, एल एस की वैल्यू भी सेम होगी, तो यही बचेगा आपके पास। एल से ही डिसाइड होगा वो। ठीक है, हमने जितने भी, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जितने भी केसेस किए हैं हायर से ऐसे ट्रांजिशन की है हमने। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, बट अगर आप एनर्जी वाइज चेक करोगे ना, इसको हमने J2 मानना है, इसको हमने J1 मानना है, बट जो ऊपर वाले की जो एनर्जी है वो होती है लोएस्ट, और जो नीचे वाले की एनर्जी है वो ये क्या होती है? हाईएस्ट। हर एक स्टेटमेंट में ऐसा ही दिया हुआ है इन्होंने।
हर एक स्टेटमेंट में ऐसा ही दिया हुआ है। तो इस चीज को या, याद रख लेना, ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ये एक तरह की, ये शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर। ये क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन पे? अगर है तो बता दो, मैं किसी और वे से समझा देती हूँ। बता दो मैम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज कि अपने माइंड में क्या बिठाना है कि हम लोग जो भी ट्रांजिशन गिवन होती है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिवन होती है। जो भी ट्रांजिशन गिवन होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था? 2D 5/2 से 2P 3/2 तक ट्रांजिशन थी। अगर हम लोग अपने बेसिक मेथड से देखें, ये ऊपर वाला हायर स्टेट है, नीचे वाली लोअर स्टेट है, तो ऐसे हो रही है ट्रांजिशन। बट अगर आप इसको एनर्जी वाइज चेक करोगे, इसकी क्या होती है? लोएस्ट एनर्जी होती है। इसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, इसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। मतलब इसकी लोएस्ट एनर्जी है, इसकी हाईएस्ट एनर्जी है। तो हर एक केस में आपको ऐसा ही गिवन होता है। हर एक केस में आपको ऐसा ही गिवन होता है कि जो अपर स्टेट है उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है, और जो लोअर स्टेट होती है उसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो आपने इसको ऐसे लेके चलना है। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे अभी हम? क्वेश्चन नंबर 25 है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको अपर स्टेट दे दी गई है। आपको अपर स्टेट दे दी गई है, वो कितनी है? 3D 2 है, यस, 3D 2 दे दी गई है। लोअर स्टेट हमने फाइंड करनी है। ये अपर स्टेट है, ये लोअर स्टेट है, ठीक है। अपर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ ट्रांजिशन होनी है। तो लोअर स्टेट के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस आए हैं। एक 3F1 हो सकता है, एक 3P1 हो सकता है। दो ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होगा। अब हमें पता है कि जो अपर स्टेट है उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट। तो अब बताओ, इन दोनों में से हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? बोलो, इन दोनों में से हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? जिसके लिए एल की वैल्यू हाईएस्ट होती है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी, जिसके लिए एल की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसके लिए एनर्जी क्या होगी? लोएस्ट होगी। तो इसकी लोएस्ट एनर्जी है, और मेरा आंसर है वो 3P1 आएगा निकल के, ठीक है। मेरा आंसर क्या है? 3P1 मैम आएगा। मैम एक छोटा सा डाउट है। एक यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जैसे एरो अगर हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेम सेम हो जाएगा, वो उल्टा ही क्योंकि हो जाएगा ना फिर। हाँ, क्योंकि हम 3P1 जो लेंगे वो हायर एनर्जी स्टेट ही मानी जाएगी। एरो अगर हम ऊपर लगा देते हैं और ट्रांजिशन हायर टू लोअर ही मानी जाएगी। जैसे मैम अगर ऐसा होता है कि न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर हमने बाहर निकालना है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसको निकालना तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे अपन एक्सरे एक्सरे में करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो दूर है उसको निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो उस एक्चुअल में लॉजिक से हम होता, सोच सकते हैं। एक्चुअल में एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, हम लोग एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ ही करते हैं ट्रांजिशन। वो तो जस्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कुछ चीजों को कि हाँ मुझे बार बार वैसी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, इसलिए हमें इस पॉइंट पे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज देखो, आप लेने को हम लोग क्या ले सकते थे? एक तो हमने ये लिखा है ना कि ऊपर वाले को मैं J2 लिखूंगी, नीचे वाले को J1 लिखूंगी, जब हम टोटल नंबर ऑफ निकालेंगे। या फिर अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ कर रही हूँ, मैं नीचे वाले को J2 लिख लेती हूँ, ऊपर वाले को J1 कर दूं, तब भी तो आंसर सेम ही आ जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो कोई एक चीज को लेके चल पड़ो और फिर उसी से सब कुछ काम करना है आपने। मतलब मैं कई बुक्स में मैंने देखा एरो ना ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने, मुझे मतलब 3P1 को नीचे लिखा है और 3D2 को ऊपर लिखा है और एरो ऊपर की तरफ लगाया है।
अगर एरो ऊपर की तरफ लगा है ना, सब कुछ उल्टा कर देंगे, रिजल्ट तो फिर भी सेम आएगा। हाँ मतलब वो ठीक, वो भी ठीक है, वो हाँ, हायर टू लोअर ट्रांजिशन एनर्जी वाइज। यस, जैसे मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अभी क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25th। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट is an allowed electric dipole transition? Which of the following is an allowed electric dipole transition की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन की ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1s0 से 3s1 तक। बी ऑप्शन है 2p3/2 से 2d5/2 तक। सी ऑप्शन दे रखा है 2d5/2 से 2p1/2 तक। डी ऑप्शन दे रखा है आपको 3p0 से 5d0 तक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के लिए हमने रूल किया हुआ है, रूल बोलो क्या था? डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0, +1 is 1। डेल्टा एम इज इक्वल डेल्टा एम जे। डेल्टा एम जे 0 और +1, ये तो नहीं माइनस बताया था मैंने। डेल्टा एल इज, मैम इसमें डेल्टा एल इज इक्वल टू +1 is 1 भी होता है। डेल्टा एम जे की तो नहीं बात की थी मेरे को, जहां तक याद है मैंने। डेल्टा जे की वैल्यू 0 और +-1 थी। डेल्टा जे, डेल्टा डेल्टा जे एल की वैल्यू डेल्टा एल +-1। की वैल्यू +-1 थी, ये बताया था आपको रूल। और टोटल एल देखना हो, उसकी वैल्यू शायद 0 और +-1 थी, ये बताया था आपको मैंने। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन करने के लिए ये रूल बताया था आपको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ट्रांजिशन उन्होंने बोला कौन सी अलाउड है, तो अगर आप इन दोनों में देखोगे मैम जे दो की वैल्यू दो तो बन रही हैं इसमें, जैसे मेरे आंसर दो देखते बन हैं, रहे हैं। हाँ। देखते हैं। तो जे की वैल्यू एक 0 से 1, मतलब डेल्टा जे की वैल्यू तो इधर का 1 का ही चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर हम एस की वैल्यू मतलब एल की वैल्यू देखें, इधर एल की वैल्यू 0 है, इधर एल की वैल्यू 0 है, तो टोटल एल की वैल्यू देखेंगे तो ये बन रहा है 0। तो इसका मतलब एल में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही अगर मैं बी ऑप्शन पे जाती हूँ, बी ऑप्शन पे क्या है? बी ऑप्शन पे पी से डी की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए एल की वैल्यू 2 है, तो डेल्टा एल की वैल्यू में वही +-1 का चेंज आएगा। जे की वैल्यू देखोगे, डेल्टा जे की वैल्यू 5/2 माइनस, मतलब फिर भी वही 1 का चेंज आने वाला है। तो एक तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, बी। ऐसे ही अगर मैं बाकी चेक करूं, बाकी चेक करती हूँ, सी ऑप्शन को चेक करूंगी, इधर डी है इधर पी है, डेल्टा एल तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो बन रहा है। 5/2 से 1/2 तक जाएंगे तो डेल्टा जे की वैल्यू में 2 का चेंज आ जाएगा, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन पे जाओगे 3p0 से 5d0 तक, तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 2 है, तो डेल्टा एल की वैल्यू वही +-1 आ रहा है। जे की वैल्यू 0 है, इधर भी जे की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा जे में क्या आ रहा है? 0 का चेंज आ रहा है। ठीक है, डेल्टा जे में 0 का चेंज आ रहा है, बट एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होती है। 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए डी ऑप्शन भी निग्लेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही बचेगा, ऑप्शन बी ही यहाँ पे बचेगा। तो यही दो गलती कर ऑप्शंस रहा है। इसलिए, यस, ये गलती कर रहे थे आप, 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है। ये इन 3 पॉइंट्स के साथ लिख लो कि 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। ये तो डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, वो आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। मैम जी वन इफेक्ट क्या देता है? जी वन इफेक्ट डेविसन और जर्मर तो देता है वेव नेचर पार्टिकल्स का। लिखते हैं इसको। जीमन इफेक्ट हो गया। ऐसे आपके पास दे रखे हैं, ये आपको डायरेक्ट ही याद करना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है। फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट होता है। फोर्थ इन्होंने और क्या दे रखा है? स्पेलिंग गलत हो गए। तो यहाँ से देखो, जो फर्स्ट है जीमन इफेक्ट हमें क्या देता है? जीमन इफेक्ट हमें स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ये हमें स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। एंगुलर मोमेंटम। सेकंड, सेकंड हमें किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन। यस, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये हमें इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बताता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते हैं ना, जैसे लाइक किसी फॉयल को रख के उसको मतलब सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, अप मतलब इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन हो जाते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल टू फील्ड अलाइन हो जाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट है, तो वहां से हमें इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में पता चला था। थर्ड हमारे पास है, थर्ड। हाँ, ये हमें बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ये हमें बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये चीजें आपको डायरेक्ट ही याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन डाल दिया था। फोर्थ, ये वेव नेचर के बारे में बताता है। ये तो आपने क्वांटम में भी किया होगा। तो ये फोर एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें क्या क्या बताते हैं, ये डायरेक्ट लर्न करना है आपको। डायरेक्ट लर्न करना है। वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो बहुत इजी इजी वाले क्वेश्चन रह गए हैं। ये लिख लिया सबने? कर दूं नेक्स्ट स्लाइड? क्वेश्चन नंबर 28 है, एन एटम इन इट्स सिंगल स्टेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, द जीमन स्प्लिटिंग ऑफ इट्स स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.03 नैनोमीटर, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 650 नैनोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी है। ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं।
सेम फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बी बी लैम्डा स्क्वायर बाय एच सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आपके पास किसी ने निकाला, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.52 आ रहा है मैम। 1.52 नैनोमीटर है, बी, यूनिट्स। नहीं बी 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 अच्छा, निकालना है इसमें। मैग्ने सॉरी सॉरी टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमने। जी मैम। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जस्ट आपने कैलकुलेशन ही करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? द जीमन शिफ्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ स्टेट विद क्वांटम नंबर एल एस जे एंड एम जे इज। आपको एच की वैल्यू ये दे रखी है, एच जे की वैल्यू एम जे म्यू बी बी बाय जे जे प्लस वन एल डॉट जे प्लस जी एस एस डॉट जे, ये वैल्यू दे रखी है। फिर बी इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जी एस जी फैक्टर है, और स्पिन जी एस क्या है? स्पिन फैक्टर है ये, ऐसे है, जी के पैर में एस है। और म्यू बी की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। उन्होंने पूछा है द अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फॉर ऑफ द एस इज इक्वल टू 0 L1 और mj1 स्टेट एट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 G इज। क्या किसी ने किया है इसका आंसर? नहीं है मैम ये। क्या हुआ? ये आप ही करवाइए, Yes, आया नहीं है। नहीं हुआ है ये क्वेश्चन? नो मैम, ट्राई भी डाउट। नहीं किया, कैसे होगा? हाँ, ट्राई नहीं किया मतलब। मैंने सोचा क्वांटम स्टेट सही है, तो एल इंटू जे लिख रहे हैं ना आप, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था वैसे। अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फाइंड करनी है ना आपने। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मतलब डेल्टा न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या होता है, ये निकालना है आपको। ई हमारे पास होता है एच न्यू, तो अगर डेल्टा ई निकालना है वो बन जाएगा एच डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू बन जाएगी डेल्टा ई बाय एच। और डेल्टा ई होता किसके इक्वल है? क्योंकि जीमन इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना हम। जीमन इफेक्ट में हमारे पास जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो होती है डेल्टा एम जे जी जे म्यू बी बी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास है, क्योंकि ये जो वैल्यू है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है जब प्लस माइनस वन, तो जीरो हम लेके नहीं चलते, प्लस माइनस वन लेके चलते हैं। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू बन गई जी जे म्यू बी बी। ये बन जाएगा आपका जी जे म्यू बी बी बाय एच। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू आपकी इतनी आ गई है। ठीक है, इतनी आ गई है। अब यहाँ पे जी जे जी फैक्टर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, आपको वैल्यूज दे रखी हैं। जी फैक्टर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जी फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 + J J+1 प्लस SS+1 माइनस LL+1 डिवाइडेड बाय 2JJ+1। आपको वैल्यूज दे रखी है, जैसे उन्होंने बोला है एस की वैल्यू 0 है, एल 1 है, और एम जे 1 है। एम जे 1 जे की वैल्यू भी ना इधर मेंशन की होगी, इन्होंने लिख नहीं रखी है। जे की वैल्यू भी हम लोग 1 लेके चलते हैं। जे की वैल्यू भी, अच्छा अगर नहीं भी गिवन होगी हम लोग फिर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको जे की वैल्यू इधर ना भी गिवन होती, ये आपको गिवन है, जे की वैल्यू चाहिए, तो जे तो हमें पता है ना कि कैसे निकलता है, जे एल माइनस एस टू एल प्लस एस से निकलता है। तो यहाँ से आपके पास जे की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ठीक है, तो जी जे की वैल्यू क्या बनेगा? 1 + 1 + 1 + 0 हो जाएगा,
-1 1+1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा आपके पास 2 1 1+1, ये हो जाएगा कैंसल, जीरो ही बनेगा, तो जी जे की वैल्यू आ जाएगी 1। वैसे भी यहाँ से भी आप देख सकते थे कि एस की वैल्यू अगर जीरो है तो आपके पास सिर्फ क्या आता है जी एल आता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो जहां जहां टाइम बचा सकते हो बचाओ, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जहां पे एस की वैल्यू जीरो है, जी जे की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या निकल आया है, डेल्टा न्यू की वैल्यू है, डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या थी, जी जे म्यू बी बी बाय एच, तो इसकी वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, आपको वैल्यूज दे रखी हैं स्टेटमेंट में, देखो म्यू बी बाय एच की वैल्यू दे रखी है, म्यू बी बाय एच की वैल्यू दे रखी है 1.4 मेगा हर्ट्स। ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो यहाँ से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1.4 मेगा हर्ट्स। ठीक है, इनटू बी आपको दे रखा है 1 जी, डिवाइडेड बाय एच तो हमने वैसे ही लिख लिया है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा न्यू की वैल्यू डायरेक्टली 1.4 मेगा हर्ट्स आ रहा है, यही लिखा हुआ है आंसर 29 का बी। यस, यही बनेगा। इसमें क्या आ रहा था दिक्कत की सॉल्व नहीं किया आपने, जब ट्राई ही नहीं किया किस। मैडम मैंने सोचा कि एच जेड टोटल एनर्जी के हिसाब से चलना है, ऐसे जो गिवन है। हैमिल्टोनियन है वो तो हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। हाँ, वो मैंने गलती कर दी, मतलब मैं उसको एनर्जी ले रहा था एम जे म्यू बी बी अपॉन जे इंटू जे प्लस वन, उसको देख के तो गलत आ रहा था फिर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मैम वैसे अगर ये जो हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग एनर्जी लें तो भी यही आएगी मेरे ख्याल से। अब जी, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे रखी है ना, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जाना ही क्यों है, हमने डेरिवेशन नहीं की है ना, हमने डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकाली है। ये वैल्यू निकली यहाँ से ही है, इस एच जी। से ही निकली है ये वैल्यू, हम्म। तो हाँ हमें इसमें उसकी क्योंकि डेरिवेशन। जीएस तो इसमें जीरो होगा, तो सेकेंड यस, टर्म तो वैसे जीरो बन जाएगी। एल की वैल्यू हाँ जी। 1 है और जे भी 1 आ रहा है, तो वही बन जाएगा फिर। नीचे 2 आ जाएगा वो, लेकिन पता नहीं। नीचे टू आ जाएगा, वो गड़बड़ करेगा। हाँ वही। एक्चुअली आप डायरेक्टली ऐसे वैल्यू नहीं रख सकते, ये कोई आम आपको आपको लग रहा है ना कि इसमें वैल्यू रख दोगे काम चल जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये डायरेक्टली नहीं होगा इससे ये। मतलब कंफ्यूजन हो गया ना इससे। यस, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम इज, सोडियम एटम की ग्राउंड स्टेट हमें दे रखी है 2s1/2, ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम। The energy difference in the energy level rising in the presence of weak magnetic field B is given in terms of Bohr magnetone। तो हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है। एनर्जी डिफरेंस होता क्या है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, डेल्टा एम जे जी जे म्यू बी बी। और इसके लिए हमें पता ही है कि दो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन तभी होगी ना, इसकी वैल्यू या तो जीरो या +-1 होगी, तो जीरो तो गिवन नहीं है इसलिए +-1 लेके चलेंगे। ठीक है, डेल्टा एम जे की वैल्यू हम लोग +-1 लेके चलेंगे, तो यहाँ से जी जे म्यू बी बी आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, हमें जी जे की वैल्यू निकालनी है, जी जे क्या 2 आ रहा है। बनेगा 1 + जे जे+1 S S+1 -LL+1 डिवाइडेड बाय 2 जे जे+1। वैसे अगर हम लोग इस स्टेट के लिए देखें, अगर हम लोग 2s1/2 के लिए देखें, s की वैल्यू आ रही है 1/2, l की वैल्यू आ रही है 0,
जे की वैल्यू आ रही है 1/2, तो मुझे इस फॉर्मूले से लिखने की जरूरत ही नहीं है, एल की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जी जे की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या बन गई, 2 म्यू बी आ जाएगा आंसर। मैम आंसर ऑप्शन गलत नंबर लिखा है इसमें। बी, ऑप्शन बी आएगा आंसर। हाँ वही आ रहा था मेरा, ये ए लिखा है। ऑप्शन बी आएगा आंसर। अगला तो उसके जी बाद इस निकालना 3/2। यस, वही उसके बाद सॉल्व। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, आपको जी फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। आपको L1 दे रखा है, J2 दे रखा है, S1 दे रखा है। तो यहाँ से जी जे की वैल्यू बन जाएगी 1 + J J+1, S S+1 -L L+1 डिवाइडेड बाय 2 J J+1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 + 2 2 + 1, 1 1 + 1 -1 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 2 + 1। यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कैंसल। 1 + 2 × 3 6 डिवाइडेड बाय 4 × 3 12 बन जाएगा। तो 1/2, तो जी जे की वैल्यू बन जाएगी 3/, ये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस असाइनमेंट में किसी और को कोई डाउट हो? मैंने एक और असाइनमेंट भेजी हुई थी, उसमें है थोड़े से क्वेश्चन थे 10 12, वो वाले असाइनमेंट ओपन करो। मैडम आप भेज देंगे एक बार? नेट को भी ढूंढ को। भेजती हूँ मैं। भेजी है मैं सबके ग्रुप्स में। ये वाले की है किसी ने असाइनमेंट सॉल्व? मैडम ये अभी की तो नहीं है, लेकिन कर लेंगे हम, कल डिस्कस कर लेंगे, आप कुछ नई चीज करवा दो। क्योंकि आधी तो एटॉमिक ही है इसमें, मतलब वो किसी ने भी एटम नहीं के की है अभी क्वेश्चन। तक ये कंप्लीट उसकी असाइनमेंट है ये।
मैं आज ना करवाने के उसमें नहीं हूँ मेरे आपने देखा होगा मेरे जुकाम से मेरा बुरा हाल है आज। तो कल लूंगी क्लास आपकी मैं। आज कुछ नया तो नहीं करवाऊंगी, बट कल सिर्फ टीजीटी वाले स्टूडेंट्स की क्लास होगी। उसमें कल स्टैटिस्टिकल कंप्लीट करेंगे, बट मॉर्निंग में नहीं लूंगी। लूंगी मैं 11 o'clock के राउंड क्लास आपकी ओके मैम। स्टैटिस्टिकल की। किसी मैम और को ईडी की प्रैक्टिस कब करवाएंगे मैम? क्योंकि ईडी के नेक्स्ट क्वेश्चन वीक बहुत से। आते हैं। नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से दोपहर में जो था ना 1:30 बजे वाली टाइमिंग, उस पे आ जाएंगे। ठीक है। यस मैम। मैम इसके कितने लेक्चर बचे एटॉमिक के? एटॉमिक का सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, स्टार्क इफेक्ट वाला। ठीक है। एक आपको जस्ट मेरा 10-15 मिनट का टॉपिक है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, वो बताना है स्पेक्ट्रा। और को कुछ भी नहीं बचा है, बाकी तो असाइनमेंट्स बची हैं। एक वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाली सॉल्व करवानी है, और कुछ भी नहीं बचा है इसमें। क्योंकि इसमें बहुत से सभी बच्चे बोल रहे थे कि असाइनमेंट सॉल्व करवा दो, इसलिए इसकी तो इसलिए असाइनमेंट सॉल्व करवा रही थी मैं। मोस्टली मतलब बच्चे बोल रहे थे। बाकी हम लोग कल पीजीटी वाले स्टूडेंट्स ही कल की क्लास अटेंड करेंगे।